एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा आपकी जिंदगी संवार देगा, यह सोचना थोड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन अगर वो लकड़ी का टुकड़ा जादुई हो तो मे बी पॉसिबल। ये स्टोरी भी एक ऐसी ही एक लकड़ी के टुकड़े के बारे में है जो मुझे इत्तेफाक से मिल गया और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मेरा नाम है राज, राज चंदानी। जितना कॉमन मेरा नाम है उससे भी कॉमन मेरी ज़िंदगी थी। कॉमन कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो झंड थी। मेरे पिता रतन चंदानी शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी हैं। समझो नाम चलता है। रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी। वो एक बेहद ही आकर्षक और रौबदार व्यक्तित्व के मालिक थे। खुद के साड़ी के मिल और कई कपड़े की दुकानें थी। तो आप सोचेंगे कि ऐसे अमीरजादे की ज़िंदगी झंड कैसे हो गई। इसका कारण भी मेरे पिता ही थे। वो जितना रौबदार, चार्मिंग, रसूखदार थे, उतना ही मैं फट्टू, डरपोक और मरियल था। इसका कारण मेरे पिता ही थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मुझे मर्द बनाने के चक्कर में इतना टॉर्चर किया कि मैं डरपोक हो गया। मुझे सबके सामने जलील कर दिया करते थे। मेरी तुलना अपने से करते और फिर मुझे लूजर साबित कर देते। बचपन में ही उन्होंने मुझे इतना डराया धमकाया था कि मेरे अंदर वो हीन भावना बहुत गहरे में घर कर गई थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा वो सबके साथ नहीं करते थे। मेरी बहनों को तो वो राजकुमारी जैसे रखते थे। वो तीनों, निकिता, नेहा, निशा, उनकी लाडली थी। हमेशा उन्हें अपने सर में चढ़ाए रखते थे। मुझे अपने जूते की धूल भी नहीं समझते थे। उनका एक ही मानना था कि घर में एक ही मर्द है और वो है वो, जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं था। निकिता और नेहा मुझसे बड़ी थी, वहीं निशा मुझसे 1 साल छोटी थी। मेरी माँ अनुराधा भोली भाली सी, वो इस घर में एकमात्र इंसान थी जिसे मेरी थोड़ी फिक्र थी। लेकिन वो भोली भाली बेचारी ही थी, मेरे बाप के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली सी बन जाती थी। लूजर, ये मेरे बाप का सबसे प्रिय शब्द था। कभी कभी अकेले में जब मैं रोता था तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तेरा बाप तुझसे जलता है, क्योंकि जब तेरा जन्म हुआ तो तू तेरी 2 बहनों के बाद पहला लड़का था। मैं तुझे बहुत प्यार करती थी, पता नहीं, लेकिन तेरे बाप को लगता था कि तू उसकी जगह ना ले ले तो वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है और अपनी चीज पर किसी दूसरे का अधिकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद इसलिए वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी बात मुझे तब तक समझ में नहीं आई थी जब तक मैंने फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी नहीं पढ़ ली थी। लेकिन जो भी हो, वो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी वजह से मेरी बहनों ने भी कभी मुझे भाई वाला प्यार नहीं दिया था। भाई तो छोड़ो, शायद वो मुझे इंसान भी नहीं समझती थी। सच बतलाऊं कि दिल पर क्या बीतती थी, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ की आदत सी बन गई थी। मेरा सर मेरे ही घर में झुका होता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में मेरा सामना किसी से हो। मेरा उठना बैठना घर के नौकरों के साथ ही था। शायद यही मेरी औकात थी। वो भी इसलिए मुझसे अच्छे से बात कर लेते थे क्योंकि मैं उनके मालिक का बेटा था। कभी कभी उन्हें दारू पिला दिया करता था। इस घर में मेरे चाहने वाले सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, मेरी माँ और मेरा कुत्ता टॉमी। उस बेचारे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझे क्या कहता है। वही था जिसके साथ मैं समय बिताया करता था, बातें किया करता था और जिसके लिए मैं लूजर नहीं था। कभी कभी उसे मेरे साथ देखकर मेरी बहनें कह देती, पता नहीं पापा ने 2-2 कुत्ते क्यों पाल रखे हैं। दिल में दर्द उठना मेरे लिए रोज का था। अब जिस आदमी का घर में ये हाल था, सोचिए उसका सामाजिक ओहदा क्या रहा होगा। स्कूल में भी मेरा सर नीचे ही रहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई आकर मुझसे बदतमीजी करे, क्योंकि ये आम सी बात थी। खैर, मेरी हालत ये थी कि स्कूल जाना किसी जहन्नुम जाने से कम नहीं था, लेकिन जाना तो होता ही था। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरी छोटी बहन निशा मेरी ही क्लास में थी। वहीं उसका एक ऑब्सेशन था मुझे सबके सामने बेइज्जत करने का। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। तो कहने की ज़रूरत नहीं कि स्कूल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। बस 2 लोग थे। एक था चंदू, रामू काका का बेटा। वो भी मेरी ही क्लास में था और मुझसे इसलिए वह बात करता था क्योंकि वो मेरे बाप के पैसे से इस अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। और दूसरा, उसे जब पैसे की ज़रूरत होती तो मुझसे ही लिया करता था। ऐसे स्कूल में एक और थी जिसे मैं सच्चे अर्थों में दोस्त कह सकता था, रश्मि। मेरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सारे स्कूल के लड़के
उससे बात करने के लिए तरसते थे, लेकिन वो लड़कों में सिर्फ मुझसे ही बात किया करती थी। वो ही एक थी जो मेरे लिए किसी से भी भिड़ जाती, निशा और चंदू से भी, किसी टीचर से भी। वो शेरनी थी जो मेरी रक्षा करती थी, लेकिन इस बात का मुझे दुख ही था। वो मेरे साथ ही इसलिए रहती थी कि लोग मुझे परेशान किया करते थे। कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं किया करता था। रश्मि बेहद ही सुंदर लड़की थी, तन से भी और मन से भी। उसने मुझे बहुत स्नेह दिया था। कहने की जरूरत नहीं कि एक लूजर की तरह प्यार करता था, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करती थी, बल्कि मुझ पर तरस खाती थी, और यह बात मुझे अच्छे से पता थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी झंड जिंदगी। ये ऐसे ही रहती अगर मेरा बाप पूरे परिवार के साथ केदारनाथ जाने का प्लान नहीं बनाता। उन्हें एक बिजनेस डील करनी थी, और अपनी प्रिंसेस की रिक्वेस्ट पर वो पूरे परिवार को साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। केदारनाथ की यात्रा पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार एक साथ गया हो। मैं और टॉमी उनसे अलग, किसी को हम दोनों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बीच बीच में माँ मुझे खाने के लिए पूछ लिया करती, तो खाना खाना और किसी कोने में पड़े रहना, यही हमारी नियति थी। पूरे मज़े वो लोग कर रहे थे। खैर, मैं तो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन पापा का ऑर्डर था तो आना पड़ा। मंदिर के दर्शन के बाद माँ मेरे पास आई और मेरे हाथों में बड़े प्यार से एक धागा बांध दिया। मैंने भगवान से दुआ की है कि वो तेरी सारी तकलीफ़ों को दूर करे। मेरा बेटा, भगवान तेरी सुनेगा। बेटा, उसके घर देर है अंधेर नहीं, माँ बोली। उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे माथे को चूम लिया। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश माँ की बात सच हो, भगवान मेरी सुन ले। लेकिन मुझे लगा कि यह धागा किसी काम का नहीं, क्योंकि हम वहाँ से गंगोत्री के लिए निकलने वाले थे। दो गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी जो एसयूवी थी, उसमें 6 लोग और ड्राइवर आ चुके थे। मेरी बहन निशा ने अपना दिमाग लगाया और पापा के पास पहुंची। पापा, मैं चंदू और घर के दोनों कुत्तों के साथ कार में आती हूँ। मैं वहाँ पास ही खड़ा था और पापा के चेहरे में आई हुई मुस्कान को भी देख सकता था। पापा ने बस हाँ में सर हिला दिया। सच में भगवान ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि इनके साथ आने का मतलब था कि रास्ते भर वो मेरी खिंचाई करेंगे, और एक अजनबी ड्राइवर के सामने भी वो मुझे जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। निशा और चंदू पीछे की सीट पर बैठ गए, वहीं मैं और टॉमी ड्राइवर के साथ। शाम का समय था। गाड़ी चल पड़ी। एसयूवी तेज चल रही थी और काफ़ी आगे निकल गई थी। हमारी गाड़ी को चंदू ने आराम से चलने के लिए आदेश दिया था, और शुरू हुआ उनका फेवरेट गेम, मुझे जलील करना। वो कमीना ड्राइवर भी इसके मज़े ले रहा था और मुझे देखकर हंस रहा था। सच कहूँ तो मुझे रोना आ गया था। मेरा गला भरने लगा था। इतना जलील होना मुझे गवारा नहीं था। मेरे सब्र की इंतहा हो गई थी। मैं सर मोड़कर रोने लगा। मेरी सुबकियाँ शायद सबको सुनाई दे रही थी। देखो, ऐसे होते हैं लूजर्स, कुछ तो कर नहीं पाते, बस औरतों की जैसे रोते हैं, या किसी औरत के पल्लू में जा छिपेंगे, कभी माँ के तो कभी उस बिच रश्मि के। निशा की बातों में जैसे जहर था। मैं और नहीं सह पाया। गाड़ी रोको, मैंने पहली बार कुछ बोला था, लेकिन ड्राइवर ने मुझे बस देखा। मुझे पेशाब जाना है। मैंने फिर से ड्राइवर को देखा, लेकिन वो जैसे किसी और की इजाज़त का इंतजार कर रहा था। वो देखो, लूजर का आंसुओं के साथ पेशाब भी निकल गया। निशा की बात सुनकर चंदू और निशा जोरों से हंसे, लेकिन इस बार ड्राइवर नहीं हंसा। शायद उसे मुझ पर थोड़ी दया आ गई होगी। उसने गाड़ी साइड में लगा दी और मैं टॉमी को लेकर वहां उतर गया। मैं गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हुआ। मैं दहाड़ मारकर रोना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को काबू में किया। ओ लूजर, जल्दी आ, निशा ने आवाज़ लगाई। मैं अपने आंसू पोंछता हुआ फिर से गाड़ी की ओर चल दिया। मैंने दरवाज़ा खोला ही था कि भर गाड़ी थोड़ी दूर तक जाकर फिर से रुक गई। इस बार निशा और चंदू के साथ ड्राइवर भी हंसा। मैं समझ गया कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं फिर से गाड़ी के पास पहुंचा और फिर से उन्होंने गाड़ी चला दी। मैं और टॉमी दोनों ही नहीं बैठ पाए। अरे आओ आओ, दोनों कुत्तों को गाड़ी में बैठने में परेशानी हो रही है क्या? निशा ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। मैं खुद को संभालते हुए फिर से गाड़ी के पास पहुंचा और फिर से भर गाड़ी आगे चल दी। रात हो चुकी थी। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, बस हमारी ही गाड़ी की लाइट दिख रही थी। हम घने जंगल के बीच में थे। जंगल और पहाड़
और रात का अंधियारा सब मिलाकर बेहद ही डरावने लग रहे थे। मैं फिर से गाड़ी की ओर बढ़ता कि जोरदार बिजली चमकी और बादल गरजे। बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। मैंने टॉमी को उठाया और तेजी से कार की तरफ बढ़ा। हम दोनों ही भीगने लगे थे। कार का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया गया था। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा खोला और जैसे ही टॉमी को सीट पर रखने की कोशिश की, फिर से भर मैं बुरी तरह से झल्ला गया था। वो लोग जोरों से हंस रहे थे और कांच से बाहर झांक कर कमेंट दे रहे थे। कार फिर से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई थी। फिर से तेज गर्जना हुई, लेकिन इस बार ना जाने टॉमी को क्या हुआ। वो मेरी गोद से उतरकर सड़क से बाहर की ओर दौड़ने लगा। उस ओर जहाँ जंगल था, मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन वो तेज था। हम सड़क से उतरकर झाड़ियों में जा चुके थे और जंगल के अंदर की ओर जा रहे थे। टॉमी रुक जा बेटा, मैं चिल्ला रहा था। बारिश बहुत ही तेज हो चली थी। थोड़ी ही देर में जैसे कोई तूफान सा आ गया हो। मैंने इन पहाड़ों की बारिश के बारे में सुन रखा था, लेकिन टॉमी को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता था। लेकिन टॉमी अंधेरे में कहीं खो गया था। इधर बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ सभी आवाज़ों पर छा गई थी। मुझे हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बेहद ही जोरों से बजाई जा रही थी। मैं उस ओर मुड़ा। ओ लूजर, जल्दी से यहाँ आ जा, वरना सोच ले तेरा क्या होगा। ये आवाज़ चंदू की थी। मैं घबरा कर उस ओर मुड़ा ही था कि मुझे झाड़ियों में एक हलचल सी महसूस हुई। मैंने देखा कि टॉमी झाड़ियों से निकलकर आगे की ओर भाग रहा है। टॉमी रुक जा यार, तू मरवाएगा मुझे। मैं फिर से उसके पीछे भागा। थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे लगा कि मैं बहुत आगे आ गया हूँ। अब पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा जरूर लग रहा था जैसे दूर से कोई चिल्ला रहा हो, शायद चंदू या वो ड्राइवर। इधर टॉमी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, ना ही वो पकड़ में आ रहा था। मैं बारिश में बुरी तरह से भीग चुका था, ठंड से कांपने भी लगा था। मेरा दिमाग अब टॉमी के लिए खराब हो चुका था। मैं पूरी ताकत लगा के उसके पीछे भागा। वो एक झाड़ियों के झुंड में जा कूदा। मैंने भी उसे पकड़ने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन ये क्या, झाड़ियों के पास चिकना पत्थर था जिसमें मैं और टॉमी दोनों फिसल गए। पास ही बहते झरने की आवाज़ से स्पष्ट था कि हम उस झरने की ओर फिसल रहे हैं। पल भर के लिए ही मानो मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। सामने मौत साक्षात तांडव कर रही थी। टॉमी फिसलता हुआ झरने में गिर गया। नहीं, मैं जोरों से चीखा, लेकिन सब बेकार था। मैंने हाथ पैर मारे, लेकिन गीली काई की वजह से मैं रुक ही नहीं पाया और नहीं झरने के गर्त में गिरता चला गया। डर के मारे न जाने कब मैंने अपने होश खो दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बिस्तर में सोया हुआ हूँ और टॉमी हमेशा की तरह मेरे गालों को चाट रहा है। अरे टॉमी, सोने देना। मैंने करवट ली, लेकिन छपाक, मैं पानी में गिर गया था। अचानक होश में आया। मेरे सामने कल के हादसे का पूरा चित्र ही घूम गया। हे भगवान, हम लोग कहाँ हैं? टॉमी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हम नदी में बहते हुए जाने कहाँ आ पहुँचे थे। अजीब बात थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे बस मामूली खरोंचें ही आई थी। वहीं टॉमी तो मुझे बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। हम नदी के किनारे में पड़े थे। मैं उठकर इधर उधर देखने लगा। मेरे जैसा डरपोक इंसान आज एक पालतू कुत्ते के साथ घने जंगल में अकेला था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। आज तक मैं अपने शहर से बाहर अकेले नहीं गया था। मैं बहुत घबरा रहा था, लेकिन पता नहीं वहाँ की हवा में क्या था कि मैंने उसे और भी गहरे अपने फेफड़ों में भर लिया। मुझे बिल्कुल ही ताज़ा सा महसूस हुआ। मैंने माँ के द्वारा दिए उस धागे को देखा। मैंने प्यार से उसे चूम लिया। मुझे लगा कि अगर आज मैं जिंदा बचा हूँ तो माँ के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से ही बच पाया हूँ, वरना इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई कैसे बच सकता था। मुझे आज भगवान और चमत्कार में यकीन हो गया था, और साथ ही मुझे एक अजीब से भाव का एहसास हुआ, जैसे मैं आज़ाद हूँ। बिल्कुल खुली हवा, ना बाप का डर, ना बहनों के ताने, सबसे मुक्त। मैं ऐसे ही खुश रहता अगर मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन जोरों की भूख लग गई थी। टॉमी तो पता नहीं क्या सूंघ रहा था। दोस्तों, जोरों की भूख लगाई। और क्या है आज ब्रेकफास्ट में? टॉमी मुझे देखकर जैसे मुस्कुराया।
अब ये मुस्कुराए या रोए साला एक सा ही दिखता है। टॉमी कुछ सूंघता हुआ एक और बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर मुझे समझ में आ गया कि आज तो टॉमी की दावत थी, यानी कोई जानवर मर गया था और उसके शरीर के सड़ने की बदबू फैल रही थी। मैं नाक बंद करके टॉमी के पीछे चल दिया। टॉमी तो जैसे उस पर झपट पड़ा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरा शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि वो एक भालू का शरीर था, वो भी जंगली विशालकाय भालू। अब मुझे फिर से याद आया कि मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि खो गया हूँ। मैंने अपनी जेब तलाशी और सिक चला, मोबाइल तो गाड़ी में ही रह गया। दूसरी जेब में पर्स था जिसमें कुछ पैसे भी थे, लेकिन यहाँ उन पैसों का क्या करूँगा। मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड देख रखी थी, लेकिन यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, फिर एक लकड़ी को तोड़कर उसमें भाले जैसा कुछ बनाने की कोशिश की। घंटे भर की मेहनत के बाद मेरे पास एक हथियार था, जिसकी नोक मैंने भालू के हड्डियों से बनाई थी। ये वक्त पड़ने पर शिकार के लिए था। जब भूख तेज हुई तो मैंने पेड़ की पत्तियों को खाना स्टार्ट किया। कुछ ठीक ठाक भी था तो कुछ बहुत ही कड़वी। क्यों, फल मिलने की कोई उम्मीद तो नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी मैं जंगल के अंदर जाने लगा। खाने के लायक जो भी दिखता उसे खा कर देखता था। मैंने सुना था कि जंगल में भटक जाने पर नदी के सहारे चलते जाना चाहिए, तो मैं नदी के किनारे किनारे चल रहा था। दिन तो जैसे तैसे कट ही गया। अब फिर से रात आने वाली थी। टॉमी तो जैसे यहाँ बेहद खुश था और मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर से बादल गरजने लगे और हर गर्जना ऐसी लगती थी जैसे मेरा काल हो। मुझे एक ठिकाना चाहिए था, ऐसा कुछ जिसमें मैं अपने को बारिश से बचा सकूं। मैंने एक समतल जगह ढूंढ ली और वहां पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा करके पेड़ के सहारे एक छत बनाने की कोशिश करता रहा। मैं इस हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे दिल से वो डर धीरे धीरे गायब हो रहा था। जीवन में पहली बार अपने समस्या को स्वीकार कर उसका सामना करने की ठानी थी, और मेरे साथ था मेरी माँ का दिया वो धागा, जिसमें प्यार था, आशीर्वाद था। शायद मुझे अपने पर और इस धागे पर यकीन हो रहा था कि मैं इस मुश्किल से निकल सकता हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। जब तक के लिए धन्यवाद।